हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, जिसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। एक ही क्वेश्चन में ये 5 चीज़ों को बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर में देखो आप, बैलेंस शीट गिवन है और उसके बाद कैपिटल है, वाई का लोन भी है, एसेट्स वगैरह दिए हुए हैं, रिजर्व फंड्स हैं और ख़ास बात जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि करंट अकाउंट गिवन है। तो अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि करंट अकाउंट वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करें डिसोल्यूशन के केस में। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है। तो यहाँ देखो, एक करंट अकाउंट जो है वो एसेट साइड में है जेड का, और एक्स और वाई का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं कि जैसे एक्स जो है वो क्रेडिटर को पे करेगा, वाई स्टॉक ले लेगा, जेड गुडविल ले लेगा, बिल्स पेबल को डिस्काउंट पे किया गया है और जो रिमेनिंग एसेट्स हैं वो 7500 में कलेक्शंस हुए। वाई का लोन पूरा का पूरा पे कर दिया गया है और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 60 रुपीज़ है। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें तो टोटल 5 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर वाई का लोन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स का फिर करंट अकाउंट बनाना होगा। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा एंड देन कैश अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। पिछली क्लास में रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में स्पेशली जानना है तो फिर आप पिछला वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो डेबिट क्रेडिट ये वगैरह लिख दिया। अब पहला स्टेप करते हैं इसमें। तो पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस शीट में एसेट साइड से उन एसेट्स को यहाँ पर डेबिट में लिखना है जो एसेट्स हम ईजिली बेच सकते हैं। जैसे कैश को कन्वर्ट तो करना नहीं है कैश में, क्योंकि ऑलरेडी कैश में है। डेटर्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टॉक को भी बेचा जा सकता है, फर्नीचर को बेचा जा सकता है, मशीनरी को भी बेचा जा सकता है, एज वेल एज गुडविल को भी बेचा जा सकता है। जैसे आप एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ में गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन में आपको गुडविल को जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा एसेट्स लिख दिया। केवल वही एसेट्स को लिखना है जो एसेट्स बिक सकते हैं। जैसे कि जेड करेंट अकाउंट और कैश अकाउंट को नहीं लिया गया क्योंकि कैश में है ऑलरेडी, और जेड करेंट अकाउंट कोई एसेट्स नहीं है जिसको आप बेच सकते हैं, तो इसीलिए इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, डेटर का पहले अमाउंट लिख लेते हैं और स्टॉक का भी अमाउंट यहाँ पर, और फर्नीचर जो है वो 500 रुपये का है एंड मशीनरी 2500 का है और गुडविल 5000 का है। तो ध्यान रखना है कि गुडविल को कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करना है डिसोल्यूशन में, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। तो ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम लोगों को उन लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखना है जिनको पहले पे किया जाएगा। जैसे कि क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को पे करना ज़रूरी है और इन्हें पहले पे किया जाएगा, तो इसीलिए इनको हम लिखेंगे। वाई का लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, रिजर्व फंड कोई लायबिलिटीज़ नहीं होता, और एक्स का करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट भी कोई लायबिलिटीज़ फ़िलहाल नहीं है, कैपिटल भी कोई ऐसा लायबिलिटीज़ नहीं है जिसको पे करना ज़रूरी है। तो यही दो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, मेन लायबिलिटीज़ थे, तो इनको यहाँ पर लिख दिया गया। अब इन एसेट्स को बेचा जाएगा और उसको यहाँ पर क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वाई कह रहा है कि वो स्टॉक ले लेगा 12,500 में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय वाइज करंट अकाउंट। पहले हम लोग कैपिटल लिखते थे लेकिन अब करंट लिखेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। या दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया होता है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ भी फ़िलहाल ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब यहाँ पर जेड जो है वो गुडविल को ले रहा है 7500 में, तो इसके लिए भी आप लिखोगे बाय जेड्स करंट अकाउंट और 7500 एंड देन नीचे में आप लिख सकते हैं गुडविल टेकन, या शॉर्टकट में केवल गुडविल भी लिख सकते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि ये जो पैसा है वो गुडविल के लिए इन्होंने पेमेंट करना है। इसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको हम लोगों ने 7500 में बेचा, तो इसीलिए जो रिमेनिंग एसेट्स है इसके लिए हम लोग कैश लिखेंगे यहाँ पर। मतलब इसे हमने आउटसाइडर को बेचा है कैश में, तो बाय कैश, कैश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है, इसी वजह से। अगर कैश एट बैंक होता तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख सकते थे। अब यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स से हमें रियलाइज हो चुका है पैसा, जैसे कि वाई ने स्टॉक ले लिया, जेड ने गुडविल ले लिया और बाद बाकी एसेट से हमें 7500 मिल गया।
तो कैश आ चुका है, अब लायबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है, पहला पॉइंट है कि क्रेडिटर को पे नहीं करना। एक्स कहता है कि वो खुद क्रेडिटर को पे करेगा, इसीलिए एक्स को बाद में ये अमाउंट मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक्स करेंट अकाउंट। किस लिए? चूँकि ये कह रहा है कि वो क्रेडिटर को पे करेगा। क्रेडिटर का जो अमाउंट है 6500 वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स पेड ऑफ, आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली क्रेडिटर लिख सकते हैं। बाद बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, तो हम ये मानकर चलेंगे कि बिल्स पेबल को कैश में पेमेंट किया गया। और 7th पॉइंट में एक एक्सपेंस है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो उसको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर बिल्स पेबल के बारे में 4th पॉइंट में आप देखोगे कि डिस्काउंट पे किया गया 5 रुपया। तो यहाँ पर 250 में से 5 माइनस करेंगे 245 आएगा और एक्सपेंस 60 है। इन दोनों को एक जगह जोड़ के हम लोगों ने लिख दिया। अब बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को, तो डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा आ रहा है, क्रेडिट साइड मुझे कम दिख रहा है। तो एक बार डेबिट साइड को आप जोड़ लो। तो डेबिट साइड को अगर आप सम करेंगे, टोटल यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड को सम करने के बाद आएगा 35,555 और इसके बाद यही अमाउंट इधर भी आप लिख दो 35,555 और उसके बाद क्रेडिट में 35,555 में से जो भी अमाउंट है उनको माइनस करना, तो लॉस का अमाउंट आ जाएगा। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आया। इस लॉस के अमाउंट को भी आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मतलब जब कभी भी करंट अकाउंट पे क्वेश्चन होता है तो जितनी भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है वो करंट अकाउंट में होती है और फाइनली जाकर फिर वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको अभी हम लोग सीखेंगे भी। तो यहाँ पर जो लॉस आया वो 1305 आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग इक्वल मान लेंगे, इसीलिए 1305 को 3 से डिवाइड कर दिया तो फिर आया 435 आया। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अब हमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। तो एक ही पार्टनर का लोन है, वाई का लोन है और लोन अकाउंट बहुत ही आसान होता है। इसमें बस आपको ये लिखना है कि पार्टनर का कितना लोन था। तो इसके लिए आप क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोन एक प्रकार का लायबिलिटीज़ है, तो इसीलिए बाय बैलेंस ब्राउट डाउन B/D ब्राउट डाउन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1250 और इसको पे कर दिया जाएगा। तो इधर आप टू कैश अकाउंट लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैश अकाउंट कितना कैश है, तो 1250 इनको पेमेंट कर दिया गया। इसके बाद इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं लिखना। इस अकाउंट को बनाने का ये मतलब है कि पार्टनर को पेमेंट होने से पहले अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये अकाउंट भी ख़त्म। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट ठीक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ही तरह बनता है, बस इसमें हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो पार्टनरों को मिलना है या पार्टनरों को लॉस हुआ है या देना है। तो सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं। अगर लायबिलिटी साइड में बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखना है। जैसे कि एक्स और वाई का बैलेंस लायबिलिटी साइड में है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे 750 और 750। वहीं पे जेड का बैलेंस अगर एसेट साइड में है तो उसे हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्राउट डाउन करके। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्राउट डाउन जेड का जो अकाउंट है वो आ जाएगा 1500। यहाँ पर आपको लिखना है, ये बस ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है करंट अकाउंट का तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर इसके बाद पार्टनरों को जो भी मिलना है वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे रिजर्व फंड का पैसा मिलना है तो रिजर्व फंड लिख देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में है नहीं, इसीलिए इक्वल रेशियो माना जाएगा। तो 1500 को 3 पार्टनरों में अगर बांटे तो 500 करके बनेगा, तो यहाँ पे 500 लिख दिया। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स लिया है तो डेबिट कर देंगे और अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज़ को पे किया है तो क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्स ने क्रेडिटर को पे किया था, इसीलिए एक्स को वो पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए उसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ये उसको मिलना है। तो यहाँ पर 6500 जो था आपका क्रेडिटर का वो डाल दिया। इसके बाद वाई ने एक एसेट्स लिया था स्टॉक और जेड ने गुडविल लिया था, तो इससे उनको डेबिट भी करना होगा क्योंकि वो लोग ये पैसा देंगे। तो ये हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिख देंगे और एसेट्स नीचे में आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर 12,500 हो जाएगा और 7,500 ये आ गया। इतना लिखने के बाद हमें एक लॉस था रियलाइजेशन का, तो उस लॉस को भी यहाँ पर लिखना है। तो रियलाइजेशन का जो लॉस था, जैसे 435 आया था हर पार्टनर के नाम से, अभी अभी हमने बनाया था तो वो आपको याद होगा। तो 435, यहाँ पर भी 435 और यहाँ भी 435। इसके बाद अब इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो बटना है। तो इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे और इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा
वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर डेबिट में आएगा तो क्रेडिट कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, और अगर क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में हो जाएगा। जैसे जेड का आप देख लीजिए, डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा है और वाई का भी डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, और ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। मतलब करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर 12,500 और 435, इनको अगर आप सम करें तो 12,935 आ रहा है। तो इस 12,935 में से फिर आप 750 और 500 को माइनस कीजिए। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, तो इसीलिए ये डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी तरीके से जेड का हम लोग लेंगे, तो जेड का भी टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि 9,455 आया, तो उसमें से 500 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा, यहाँ पे 500 माइनस पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा 935। तो यहाँ पर जो भी आएगा ये डेबिट में ट्रांसफ़र। अब एक्स का लेकिन क्रेडिट में बैलेंस नहीं आ रहा है, इसका जो है डेबिट में आएगा, क्योंकि एक्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7750, और उसमें से 435 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद ये इसके नीचे भी आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें से 435 माइनस करना है, तो ये हो गया। तो ये करंट अकाउंट बन गया। अब इस करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया है कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर रखा है मैंने कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो देखिए कैपिटल का जो बैलेंस है वो 10,000, 5,000, 5,000 है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 10,000, फिर लिखेंगे 5,000, फिर लिखेंगे 5,000। तो 10,000, 5,000, 5,000 ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद इस अकाउंट में बस करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आया था उसको क्रॉस ट्रांसफ़र करना है। अगर क्रेडिट में आया था तो डेबिट में लिखना है, और अगर डेबिट में आया था तो उसे हम लोगों को क्रेडिट में लिखना है। पहले हम लोगों ने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, इसके बाद अब करंट अकाउंट का यहाँ पर हम बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स का जो करंट अकाउंट था उसका डेबिट में आया था बैलेंस, तो वो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। और वाई का और जेड का डेबिट आया था, मतलब कैपिटल अकाउंट अगर आप देखें तो वो हम लिखेंगे डेबिट में, बट करंट अकाउंट जो था वहाँ पर आप देखिए कि क्रेडिट में बैलेंस आया था, तो क्रॉस ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम बस इसमें एक ही चीज़ लिखेंगे कि किसको पेमेंट गया और किसको घर से पैसा लाना पड़ा। तो जैसे एक्स का तो ज़्यादा बन रहा है, एक्स का टोटल बन रहा है 17,315, और तो कुछ है नहीं, तो इसका ये मतलब है कि एक्स को ये पेमेंट मिलेगा। तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट टू एक्स, या फिर आप लिख दीजिए पेमेंट, फाइनल पेमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो 17,315 जो है वो एक्स को फाइनली मिला, एक्स ये पैसा लेकर घर जाएगा। वहीं पर वाई और जेड का जो बैलेंस है वो आप देखिए डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, इसका ये मतलब है कि नेगेटिव है बैलेंस, तो इनको घर से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्राउट, मतलब उनके खाते में लॉस है तो उनको लेकर आना पड़ेगा। जैसे 11,695 यहाँ पर है और 8,935 है, तो इसमें से 5,000 और 5,000 माइनस कर दीजिए। तो 11 जो है 685 है, तो उसमें से आप ये 5,000 माइनस कीजिए, और उसके बाद 8,935 में से 5,000 माइनस कीजिए। तो जो भी बैलेंस बचेगा, जैसे कि 6,685 और 3,935 जो है, ये इनको घर से लेकर आना पड़ेगा। तो ये फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि ओपनिंग कैश कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप देखिए कि 750 है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जितने भी पैसे आए होंगे, मतलब कैश अगर बिजनेस के अंदर आया होगा तो उसको डेबिट में लिखना है, और जितने भी कैश खर्च हुए होंगे तो उनको क्रेडिट में लिखना है। तो जैसे कि एसेट्स को बेचकर कैश आया था, यहाँ पर लिखा होगा पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए कि रिमेनिंग एसेट्स वर रिलाइज 7,500। तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स को बेचकर 7,500 रुपीज़ आया था, तो इससे कैश बढ़ा तो डेबिट में लिखना है, और कैश अगर कम होगा तो क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद दो पार्टनर्स को भी कैश लाना पड़ा है, जैसे वाई को कैश लाना पड़ा था और जेड को कैश लेकर आना पड़ा था।
तो यहाँ पर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। तो इसके लिए आप कैपिटल अकाउंट देख लीजिए कि वाई को कितना कैश लाना पड़ा था और जेड को कितना कैश लाना पड़ा था। तो वाई को लाना पड़ा था 6,685 और जेड को लाना पड़ा था 3,935। ये पैसे आए थे। अब उसके बाद कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च हुए उनको लिखना है। तो जैसे हम लोगों ने एक तो बिल्स पेबल का पेमेंट किया था और एक एक्सपेंस किया था, तो उसको यहाँ पर लिखना है, लेकिन लिखना रियलाइजेशन अकाउंट में है। तो जैसे बिल्स पेबल को पेमेंट किया था 5 रुपये डिस्काउंट पे और एक एक्सपेंस था, तो यहाँ पर बिल्स पेबल को पेमेंट किया था 245 और 60 एक्सपेंस का, तो यहाँ पर लिखना है 305। इसके बाद एक्स को भी पेमेंट किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स, नहीं पहले वाई का लोन लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वाइज का लोन। तो वाई का जो लोन था वो 1,250 था। इसके बाद फाइनली एक्स को पेमेंट किया था, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए कि कितना पेमेंट किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर भी क्रॉस ट्रांसफ़र होता है, जैसे 17,315 लिखना है। अगर कैश अकाउंट का दोनों तरफ बैलेंस एक जैसा आएगा तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा आंसर सही है। और अगर कहीं पे नहीं आ रहा है बैलेंस कैश का दोनों तरफ इक्वल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो कैश अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए डिजोल्यूशंस के केस में। तो ये था पूरा का पूरा। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से शुरू से कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट का स्टेप आपको आई थिंक याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने वाई का लोन अकाउंट ये वाला बनाया था, और वाई के लोन अकाउंट के बाद अगर किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट होता है तो हम लोगों को करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो पहले हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो करंट अकाउंट था वो कुछ ये था, ये करंट अकाउंट था। और फिर करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस आया था उसको हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफ़र किया था। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। एंड देन फाइनली अभी हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया। और मैंने ये कहा कि कैश अकाउंट अगर दोनों तरफ टैली कर जाता है, इक्वल बैलेंस आता है, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है। और अगर नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर सही है, और अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।